हेलो एवरीवन, वेलकम इन जेके विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 17 जनवरी 2021 को पहली शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन। तो इस सीरीज़ में हम यही सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एनटीपीसी में जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था 2021 में, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहला पार्ट है हमारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट और इनमें हिंदू देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। पहला ऑप्शन है मधुबनी, दूसरा ऑप्शन है भित्ति चित्रकला, वर्ली और तंजौर पेंटिंग। कौन सी भारतीय चित्रकला है जो इसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट और इसमें हिंदू देवताओं के विशेष रूप से राम कृष्ण जी को दर्शाया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तंजौर पेंटिंग या तंजौर पेंटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये जो पेंटिंग की शैली है ये प्रसिद्ध है तमिलनाडु की। तमिलनाडु का एक शहर है तंजौर, वहाँ की एक ये पेंटिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि 3D टाइप पेंटिंग बनाई जाती है, 3D टाइप, जिसमें जो चित्र होते हैं वो उभरते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। ये चित्रकला है जो मतलब तंजौर चित्रकला है, चोल वंश के समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब विकसित थी और फली फूली थी। और यहाँ पे मेंशन है वर्ली जो चित्रकला है ये कहाँ की है? वर्ली चित्रकला है ये महाराष्ट्र की। और जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं ये कहाँ की हैं? बिहार की हैं, मधुबनी ज़िले की, बिहार के मधुबनी ज़िले की पेंटिंग जो कि दीवारों पर पेंटिंग करते हैं। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी राखल दास बनर्जी एंड रैम व्हीलर। तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो महान निदेशक है 1944 में कौन थे? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, रैम व्हीलर। रैम व्हीलर जो थे 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महान निदेशक रह चुके थे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि एक जो अलेक्जेंडर कनिंघम, आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ये कब थे महानिदेशक? इनका टाइम पीरियड था 1871 से 1885, ये टाइम पीरियड था इनका। और जो इनमें से जॉन मार्श हैं, जॉन मार्श का समय था 1902 से 1928 तक। और जो दयाराम साहनी हैं इनका समय था, जो ये ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो बने थे महानिदेशक, इनका समय था 1931 से 1935 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? वलित पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन, इनमें से कौन है? हिमालय पर्वत, सियरा नेवादा, हर्ज और वॉसजेस। फोल्ड माउंटेन, देखो पहली बात वो माउंटेन होते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स या जो दो कॉन्टिनेंट की प्लेट्स आपस में जब टकराती तो वहाँ पे कुछ उभार टाइप देखने को मिलता है हमें। तो ये उभार एक पर्वत का रूप लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए हिमालय। हिमालय क्या है? फोल्ड माउंटेन की एक बहुत बड़ी उदाहरण है। और भी बहुत सारे पर्वत जो वलित पर्वत में काउंट होते हैं, जैसे कि एशिया में हिमालय मैंने बता ही दिया आपको, यूरोप में आल्प्स पर्वत हो गया, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज़ हो गया, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका में एंडीज़ पर्वतमाला, ये सभी वलित पर्वत की उदाहरण हैं। देखो भारत में हिमालय के 4 भाग हैं, कौन कौन से हैं? पंजाब हिमालय किस नदी के बीच में पड़ती है? सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में। ऐसे ही कुमायूं हिमालय जो गढ़वाल में है, ये सतलुज नदी और काली नदी के बीच में पड़ता है। ऐसे ही नेपाल हिमालय जो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है। और असम अरुणाचल हिमालय ये पड़ता है तीस्ता नदी और दिहांग नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये पड़ता है, जिसको अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र को हम अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग नदी बोलते हैं। और चाइना में क्या बोलते हैं इसको? सांगपो बोलते हैं इसको। हाँ, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ? यानी कि रैयतवाड़ी सिस्टम कब स्टार्ट हुआ बॉम्बे में? 1920, 1820,
1720 या 1280। तो जो ये रैयतवाड़ी सिस्टम है ये स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में 1820 में। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो रैयतवाड़ी सिस्टम जो स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था, थॉमस मुनरो ने। मद्रास में ये जो पिंड ये कब लागू हुआ था? 1820 में। 1820 में। देखो रैयतवाड़ी सिस्टम में होता क्या है कि इसमें फार्मर जो होते हैं और जो गवर्नमेंट या जो सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे हुआ करती थी, उसके बीच में डायरेक्ट लिंक बना दिया गया लगान देने के लिए। बीच में कोई भी इंटरमीडिएट या बिचौलिया नहीं रहा जो कि फार्मर का शोषण करता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब इन दोनों के बीच में क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप बना दिया, जिसको बोला गया रैयतवाड़ी सिस्टम। एक आपने सुना होगा परमानेंट सेटल सिस्टम कब लागू हुआ था? 23 मार्च 1793 को। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इम्प्लीमेंट या लागू किया था। एक होती है महलवाड़ी प्रथा। महलवाड़ी प्रथा क्या होती है? जिसने किसने लागू किया था? हॉल्ड मैकेंजी ने। इसका मतलब क्या है? यही मतलब है कि गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा, पर गांव में क्या होता है कि हर पर्सन क्या है, हर पर्सन के बीच में एक मेन पर्सन डिसाइड कर लेता है और ये हर पर्सन इसको लगान दे देते हैं और यही लगान ये फार्मर जाके किसान को दे देता है। इसको बोलते हैं महलवाड़ी सिस्टम। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी इजी क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका। प्लेटो, अरस्तु, माल्थस या डार्विन? तो जाहिर सी बात यहाँ आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। माल्थस ने क्या किया था? पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी का प्रतिपादन किया था। पॉपुलेशन ग्रोथ, देखो अब जो पॉपुलेशन है ये कहता है कैसे बढ़ती है पॉपुलेशन? ये बढ़ती जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से। जैसे कि 2 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, फिर 8 बढ़ी, 16 बढ़ी, फिर 32 बढ़ी, यानी कि डबल होती जाती है। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कहता है कि जो जनसंख्या है ये जीपी के सीरीज़ के हिसाब से बढ़ती है। इसमें एक नाम देख रहे होंगे, डार्विन, चार्ल्स डार्विन पूरा नाम है। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवों की खोज या डिस्कवरी ऑफ स्पीशीज़ पुस्तक का प्रतिपादन किसने किया था या किसने लिखी थी? तो इसका आंसर रहेगा चार्ल्स डार्विन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाता है कि पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट, जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भारत में ये जो जनसंख्या का बढ़ना बहुत जो तेज़ी से हुआ था, कब हुआ था? 1951 से 1981 के टाइम के दौरान ये जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। लगभग एवरेजली 23-24% की दर से 10 सालों में ये पॉपुलेशन बढ़ रही थी। यानी कि एक साल में हमेशा एवरेजली पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही थी? 2.5 गुना बढ़ रही थी, जिसको नाम दिया गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं पॉपुलेशन के रिगार्डिंग ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे कहा जाता है? ये था पहली बात 1921 को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1921 से जो भारत में जनसंख्या वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होना स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए बोलते थे ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। इससे पहले कभी बढ़ती थी, कभी कम होती थी, कभी बढ़ती थी, कभी कम होती थी, बट 1921 के बाद पॉपुलेशन का बढ़ना तेज़ हो गया था, इसीलिए 1921 को बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। और एक क्वेश्चन पूछते हैं पॉपुलेशन पे कि डेमोग्राफी क्या होती है? डेमोग्राफी होती है पॉपुलेशन की विशेषताओं की स्टडी करना, यानी कि जनसंख्या की विशेषताओं की स्टडी करना डेमोग्राफी कहलाती है। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? डेमोग्राफी ट्रांजिशन ये क्या होता है? ये बताता है कि पॉपुलेशन अलग अलग चरण में, स्टेप में कितनी कैसे बढ़ी और कैसे कम हुई है। इसके 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें बताया गया कि पॉपुलेशन बर्थ रेट और डेथ रेट को लेके बताया गया पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है। बस इतना आपने याद रखना है इसको। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ी थी। हाँ, इसके बाद है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में को आपस में कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर, सुएज नहर, सू नहर या वोल्गा नहर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, सुएज नहर। देखो ये मेडिटेरियन सी है और ये रेड सी है, इन दोनों को आपस में कौन सी नहर जोड़ रही है? इसका नाम है सुएज कैनाल, जो कब बनी थी?
1969 में, और इसकी जो लंबाई है लगभग 196 किलोमीटर की है। और इस नदी पर इजिप्ट यानी कि मिस्र ने 1956 में अपने कब्जे में ले लिए थे, यानी कि नेशनलाइज कर लिया था। ये जो पनामा कैनाल है ये मानव निर्मित नहर है और इसकी लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है। 82 किलोमीटर है। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ती है, जिसको बोलते हैं पनामा कैनाल। चलिए आप बताइएगा कि जो वोल्गा नहर है या वोल्गा रिवर, ये रिवर है या आप कहते हैं सी है, ये कहाँ पे है, कौन से कंट्री में है? एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है और मैं आपको पहले बता भी दिया है। हाँ, एक चीज़ बता दूं कि पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा शिल्प कलाओं के उत्पादन में संबंधित नहीं है? हड़प्पा शिल्प कला यानी कि जो आर्ट कल्चर जो उस टाइम पर हुआ करता था, उससे कौन सा शहर नहीं जुड़ा है? बालाकोट, मांडा, चंदूरहो या नागेश्वर? तो इसमें से ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये सभी जो शहर थे यहाँ पे शिल्पकला देखने को मिलती थी, बट मांडा जो जम्मू का है शहर, यहाँ पे क्या है शिल्पकला देखने को नहीं मिलती। आपका धोलावीरा हो गया है, लोथल हो गया है, ऐसी जगहों पर क्या है हमें देखने को मिला है शिल्पकला, बट मांडा में देखने को नहीं मिला था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में कला व शिल्प काफ़ी विकसित था। कई स्थानों पर उत्तम कलाकृतियाँ प्राप्त हुई थी। हड़प्पा स्थल में मोहनजोदड़ो, चंदूरहो, लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट आदि पर ये शिल्पकलाएँ देखने को मिली थी, एक्सेप्ट दी मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तनों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण व मुद्रा का निर्माण इत्यादि प्रमुख शिल्प थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में, और दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाँ, एहोल अभिलेख या एहोल इंस्क्रिप्शन किसके शासनकाल में देखने को मिला था? यानी कि कुछ पुराने महल जो पहले हुआ करते थे उस पर कुछ चीज़ें लिखी हुआ करती, इसको बोलते थे इंस्क्रिप्शन। तो एहोल इंस्क्रिप्शन किसके समय में देखने को मिला था? पुलकेशिन द्वितीय, कालिंग राज, खारवेल, रुद्ररमण या समुद्रगुप्त? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ए। और जो कालिंग राज खारवेल है, इसके समय में कौन सी इंस्क्रिप्शन थी? हाथी गुम्फा। समुद्रगुप्त किससे जुड़ा है? प्रयाग प्रशस्ति से, प्रयाग प्रशस्ति थे। और समुद्रगुप्त को वीणा बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था। इसके समय में जो सिक्के चले थे, इस सिक्कों पर वीणा बजाता हुआ इसका चित्र दिखलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? बीजिंग चाइना में, स्टॉकहोम स्वीडन में, टोक्यो जापान में या लंदन इंग्लैंड में? तो जो संयुक्त राष्ट्र का जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है? ये है टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो, जो कि होन्शु आइलैंड पे है, जो कि होन्शु आइलैंड पे है संयुक्त राष्ट्र का विश्वविद्यालय। एक स्टॉकहोम देख रहे होंगे, जितने भी नोबेल प्राइज़ है कहाँ पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। इसका एक नोबेल प्राइज़ है पीस का। कोई बता सकता है कि ये कहाँ पे दिया जाता है, किस शहर में दिया जाता है? ये दिया जाता है ओस्लो। कहाँ पे? ओस्लो, नॉर्वे के ओस्लो में पीस प्राइज़ दिया था। बाकी सारे कहाँ दिए जाते हैं? 5 के 5 स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इस विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी, 1972 में। अगला है, सर्वाधिक हिंदुओं को अपनी सेना में नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए, औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर या बाबर? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन ए, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने सबसे ज़्यादा हिंदुओं को अपनी सेना में शामिल किए थे। नेक्स्ट रहेगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि 144, 108, 368 या
356। तो इसका करेक्ट आंसर है 368। आप मेरे को ऑप्शन में लिख के बताएं कि जो बाकी रह गए 144, 108 या 356, ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल हैं किस से किससे जुड़े हुए हैं। काफ़ी इजी हैं, बहुत टफ नहीं है। और अमेंडमेंट पे क्वेश्चन एक ज़रूर बनता है रेलवे में, तो अमेंडमेंट को अच्छे से पढ़ के जाना। और आर्टिकल का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि किसे द क्वीन ऑफ अरेबियन सिटी के नाम से जाना जाता है, अरेबियन सी के नाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोच्चि, लक्षद्वीप, गोवा और मालदीव। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए कोच्चि, केरला में ऑप्शन ए कोच्चि। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के में अपनी सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सिपोही विद्रोह हुआ था, में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल या इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। 21 नेटिव इन्फेंट्री, 20 इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री या 41। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा 41, यानी कि कौन सी है, नेटिव इन्फेंट्री 41। देखो जो 1897 में जो पहला मतलब कि कह लो विद्रोह स्टार्ट हुआ था इंडिया में श्वेत अधिकारियों के लिए और उनकी हत्या में, और जो कुछ अधिकारी मारे गए थे उनकी हत्या में 41 नेटिव इन्फेंट्री का काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। इसके अलावा ये जो विद्रोह हुआ क्यों था, क्योंकि 1856 में अंग्रेजियों ने क्या किया था, जो कारतूस होते थे उसमें गाय की चर्बी मिलाई जाती थी जो, ठीक है। तो अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों में चलने वाले इनफील्ड राइफल 1856 में शामिल किए गए थे, जिसके कारण भारतीयों ने विद्रोह किया था। मंगल पांडे इस विद्रोह का मेन एक शख्स थे, जिन्होंने ये विद्रोह कहाँ से स्टार्ट किया था, बैरकपुर से। कहाँ से, बैरकपुर से। और एक 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। सिपाही जो विद्रोह है, सिपाही विद्रोह था, उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस देश में विश्व की पहली महिला रोबोट को नागरिकता प्रदान की थी। पहली महिला रोबोट को नागरिकता प्रदान की गई थी, जापान, चीन, सऊदी अरब या साउथ कोरिया। तो 2017 में सोफिया जो पहली रोबोट थी, इसको जो मान्यता दी थी, यानी कि नागरिकता दी थी, किसने दी थी, सऊदी अरब ने दी थी, सऊदी अरब ने। और किसने बनाया था सोफिया को, डेविड हैंसन नाम के वैज्ञानिक हैं, डेविड हैंसन। नेक्स्ट रहेगा कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नेक्स्ट मतलब कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी, 1950, 1947, 1993 या 1857। तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार इंडिया में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और हर 10 दिसंबर को क्या है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे। एस.डी. देवेगौड़ा, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल या गुलजारी लाल नंदा। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। तो ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा क्या थे, भारत के एकमात्र एडिशनल प्रधानमंत्री बने थे। एक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, वे एक बार भी क्या है, प्रधानमंत्री बनते हुए एक बार भी क्या है, लोकसभा नहीं गए थे, लोकसभा नहीं गए थे। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ जो आपके 17 जनवरी 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ऐसे ही मैं सारे शिफ्टों के क्वेश्चन आपको लाता रहूँगा ताकि आपको आसानी रहे और आप जज कर सको कि फर्दर एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है। तो तब तक के लिए थैंक यू।